बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात होगी पाकिस्तान में कोविड 19 के हवाले से, और इसके साथ हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। एक या दो दिन पहले मोर देन 1 लाख केसेस जो है वो एक दिन में रिपोर्ट हुए। पिछले साल के मुकाबले में जब हम इस वक्त देख रहे हैं 2021 में, तो तकरीबन पुराने वाले रिकॉर्ड या तो बराबर हो रहे हैं या फिर वो एक्सीड कर रहे हैं। जो नंबर था जो टेस्ट हो रहे हैं और उसमें जो इफेक्टिव लोग जो है वो निकल रहे हैं, तो उसका जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। और ये बल्कि इस रीजन में जब हम देख रहे हैं तो बांग्लादेश का नाम भी उसमें आ रहा है, हिंदुस्तान का भी आ रहा है और पाकिस्तान का भी। स्पेशली जो नॉर्थ पाकिस्तान है तो सबसे ज्यादा ये इफेक्ट हो रहा है, जिसमें खैबर पुख्तनख्वा है, इस्लामाबाद है और इसके साथ साथ पंजाब के इलाके हैं, लाहौर मुल्तान तक। उससे आगे फिर जब सिंध की हम बात करते हैं तो वहां सिचुएशन कुछ क्वाइटली दैट्स बेटर देन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान इस दफा बेहतर है, फॉर्चुनेटली हम कहेंगे उसको, क्योंकि वहां पे वसाइल की बहुत कमी है। लेकिन हिंदुस्तान क्योंकि अपना कोविड का वैक्सीन जो है उन्होंने बनाया, उसके बाद फिर जो थर्ड फेज आया अभी इस वक्त जो चल रहा है इस रीजन में, और उसके साथ साथ यूएस है, ब्राजील है और हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, सब बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे। हमारे दोस्त आशीष सिंह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप सबके जाने पहचाने और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आशीष, वेलकम टू द शो। थैंक यू फकार एंड आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स और थैंक्स फॉर अगेन इनवाइटिंग एंड दिस इज सर्टनली अ गुड प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स और अच्छे से क्रॉस बॉर्डर कॉन्वर्सेशन होता है। तो इट्स गुड टू योर व्यूअर्स एंड एवरीवन हु वॉचेस दिस ऑन यूट्यूब की दोनों साइड के पर्सपेक्टिव देखने और समझने मिलता है। थैंक यू वेरी मच आशीष। आप जैसे दोस्तों के साथ गपशप हो जाती है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हमें मिल रही होती है। बॉर्डर के दोनों अतराफ पे, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं। लेकिन कोविड एक ऐसा इशू है कि मेरे ख्याल में जिसका ना कोई बॉर्डर है, ना कोई मजहब है, ना कोई रंग है, कोई भी नहीं है, किसी को भी वो मुतासिर कर सकता है। जैसा कि हमने देखा चाइना से शुरू होने वाला वो वायरस जो वुहान से 2019 में शुरू हुआ था, और इस वक्त शायद दुनिया का कोई मुल्क हो जहां पर कोई कह सके कि नहीं यहाँ पे कोविड का एक भी पेशेंट नहीं था। न्यूजीलैंड जहां पे सबसे मेरे ख्याल कम उन्होंने बहुत अच्छा उसको टैकल किया था, वहां पे भी कुछ अरसे के बाद 1 2 3 4 कोई ना कोई केस वहां पे भी निकल रहा है। लेकिन इस तरफ वाले जो ममालिक है वो बहुत मुतासर है। आशीष, पाकिस्तान के हवाले से तो मैंने बात की अभी सुबह भी जब मैं अपना मॉर्निंग शो कर रहा था, तो स्पेशली हमारा पेशावर जो शहर है, कैपिटल है खैबर पुख्तनख्वा का, तो वहां पे बहुत ज्यादा मुतासर है। मेरा अपना जो नेटिव शहर है, आबाई शहर है मेरा मर्दान, वहां पे सिचुएशन काफी क्रिटिकल है और बच्चे मुतासर हो रहे हैं यहाँ पर इस दफा। इस्लामाबाद में या अगर इस तरफ हम देखते हैं लाहौर में, हिंदुस्तान में क्या सिचुएशन है वैक्सीनेशन के बाद की, आया वो लोग भी दोबारा मुतासिर हुए और बच्चे स्पेशली मुतासिर हो रहे हैं? पाकिस्तान में हिंदुस्तान की क्या हालात है? सबसे पहले तो फकार मैं चाहूंगा और हर एक पर्सन जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करता है वो चाहेगा कि इंडिया से हो या पाकिस्तान से बच्चे या फिर बूढ़े जिनको भी वायरस हो रहा है वो ठीक हो जाए। मेरे तो पर्सनल फैमिली में भी एक एक्सपीरियंस रहा है, तो आई नो हाउ डेडली इट कैन गेट एंड हाउ बैड इट कैन गेट। सो आई विश एंड प्रे कि पाकिस्तान में भी जिन लोगों को हो रहा है और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है फकार यहाँ पर कि जिस तरह से हमने देखा है कि एक लल आया था, नंबर्स कंसर्वेटिव हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर अब जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो कम हो गया था, लेकिन अब वापस रिसर्ज हो रहा है। बेसिकली वैक्सीनेशन के बाद में, वैक्सीन डेवलपमेंट के बाद में लोग थोड़ा ज्यादा लाइटली ले रहे हैं। शायद सरकारों ने भी लाइटली लिया है या फिर उतनी चुस्ती दुरुस्ती से और इतने स्ट्रिंजेंट उन्होंने रखा नहीं जितना रखना चाहिए था कंटिन्यूसली, तो उसके रिजल्ट है। सो बेसिकली गवर्नमेंट एंड पीपल बोथ have partially or fully failed in different countries and in different times. So इसीलिए ये नंबर हो रहे हैं। लेकिन इंडिया का अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करें, आई डोंट नो फकार वहाँ पे कितना वैक्सीनेशन का रेट है और कौन सा वैक्सीन यूज हो रहा है। चाइना से आई नो कि वहाँ पर कुछ गिफ्ट में मिला थे वैक्सीन, बट उसके पहले डोज लगाने के बाद ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोविड पॉजिटिव हो गया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अर्ली
रिकवरी की विशेष दी थी उन्हें ट्विटर पे। लेकिन एग्जैक्टली। इनका जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द sheer intensity of the vaccination drive. जी। So in addition to that, आज का मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल आपके व्यूअर्स के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देना चाहूंगा। जैसे कि आज अभी हम लगभग 85 मिलियन वैक्सीनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं आज, और पर डे जैसे आज का था 4.3 मिलियन। तो दैट्स द मैसिव रेट विद व्हिच द वैक्सीनेशन इज ऑन। 4.3 मिलियन is a huge number, and I'm talking about per day. So, कल 4.3 मिलियन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ। टोटल अब ये लगभग 84-85 मिलियन पे पहुंच चुका है। सो ये रेट बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। सो एक रेस शुरू हो गई है कि वायरस के इन्फेक्शन कितने हो रहे हैं। वो है नंबर अप्रोक्सीमेटली 0.1 मिलियन। 1 लाख नंबर अभी इंडिया ने क्रॉस किया 24 आवर्स अगो, और आज भी जो सुबह नंबर्स आए अप्रोक्सीमेटली 95-96,000 है, जस्ट बिलो 0.1 मिलियन। सो वैक्सीनेशन की स्पीड काफी अच्छी है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये रेस चल रही है, ये जंग है कि 0.1 मिलियन अगर रोज इन्फेक्ट हो रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली 4.3 मिलियन अगर रोज वैक्सीनेट हो रहे हैं, लेकिन जो 4.3 मिलियन वैक्सीनेट हो रहे हैं उनके सेकेंड डोज लगने के बाद और फिर उसके भी एक वीक या 15 दिन लगेंगे फुल्ली एंटीबॉडीज को डेवलप करने में। तो ये जो अगला 1.5-2 महीना है, ये इंडिया के रेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव है। अच्छा आशीष, एक चीज यहाँ पर पाकिस्तान में वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे मतलब हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो ये है कि वैक्सीन एक चाइना से आ रहा है, एक रशिया से आ रहा है। कल ही सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ऑपोजिशन ने एक बिल पास करवाया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि जो $15 में वैक्सीन आ रहा है वो तकरीबन कुछ $70 के आसपास वो सेल करेंगे लोग जो प्राइवेटली उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो बिल पास किया है अपोजिशन ने, उन्होंने कहा कि जो रेट है उसका $15 वही लोग पे करें, ना कि आप उनसे जो है $70 या $80 ले। एक तो ये इशू है। चाइना वाले वैक्सीन के ऊपर जिस तरह आपने बात की, यहां पे भी किसी को ज्यादा बिलीव नहीं है उसके ऊपर। सच्ची बात यह है, मुझे भी मेरे दोस्त कह रहे कि यार आपने वैक्सीन लगवाना। मैं कह यार पहले तो मैं भी नहीं लगवा रहा, लेकिन जब लगवाऊंगा भी तो मैंने वो वाला चाइना का वैक्सीन नहीं लगवाना, क्योंकि उसके ऊपर किसी को, मेरे ख्याल में यहां पे भी किसी को भरोसा नहीं है। जितने भी लोग, मैं अभी अपने जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, तो जो भी लगा रहा है तो साथ ये लिख रहा है कि हम रशियन वैक्सीन लगा रहे हैं। एक तो ये है। सेकेंडली प्राइस है। आपके यहां ये क्या मतलब सिचुएशन है? फ्री ऑफ कास्ट है टोटली, क्योंकि यहां पे कह रहे हैं कि मोर देन 60 ईयर के जो लोग हैं उनको फ्री हम देंगे, जो उससे कम के लोग हैं उनसे हम पैसे लेंगे। मतलब इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया में। देखिए बाय एंड लार्ज अभी तक तो फ्री चल रही है, और कुछ प्राइवेट सेंटर्स पर हैं तो वो ओपन किया जा रहा है। तो अभी तक जो ड्राइव चली है बाय एंड लार्ज फ्री चली है। लेकिन जो अगर पेमेंट बेसिस पर भी है, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 150-200 या कुछ 250 रुपए के आसपास है इंडियन रुपीज। सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली what, like $3, $4 Exactly. that is maximum. So by and large, but उसमें भी मैं आपको बता दूं कि by and large तो फ्री ही है। लाइक मैं अपने फादर को लगवा के आया हूँ तो वो फ्री था, और भी बाकी लोगों को मैं देख रहा हूँ। बाय एंड लार्ज फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया में जर्नलिस्ट लोगों को भी इंक्लूड कर लिया गया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। सो वो सब तो बाय एंड लार्ज फ्री है। सो बेसिकली कॉस्ट वाइज इंडिया में वरी बिल्कुल भी नहीं है कोरोना वैक्सीन। जहां तक रही बात क्रेडिबिलिटी की, कौन सी वैक्सीन की क्रेडिबिलिटी, देखिए इंडिया ने न केवल, इंडिया में दो फिलहाल हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं। एक तो है सीरम इंस्टीट्यूट का जो पुणे वाला है कोविशील्ड, एंड द सेकंड इज इंडियन भारत बायोटेक ने जो बनाया है, दैट्स कोवैक्सीन। तो ये दो वैक्सीन जब हम यूज कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये वैक्सीन इंडिया ने इंटरनेशनली बहुत ज्यादा सप्लाई की है। उसमें मेजर पोर्शन जस्ट रहा है बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ थोड़े बहुत अगर कमर्शियल एग्रीमेंट्स भी होंगे तो उनको वो प्रोवाइड किया गया होगा। सो इट्स वेल ट्राइड एंड टेस्टेड कि पहले भी यहाँ पे इंडिया में अप्रूवल मिलने से पहले ही फेजेस वाइज ट्रायल्स हुए थे, और उसके बाद में भी वर्ल्ड में पूरी तरह से लगाया जा रहा है। और कहीं से कोई एडवर्स रिपोर्ट आई एम श्योर आपको भी नहीं सुनने मिली होगी कोविशील्ड को लेकर या फिर कोवैक्सीन को लेकर, दोनों में से किसी में भी। तो इंडिया में ट्रस्ट वाइज इशू नहीं है। थोड़ा सा कोई और वैक्सीन फाइजर शायद बेटर हो सकता है, या फिर वो कोई बेटर हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट
मेडिकल क्वालिटेटिव पैरामीटर जो लोग ऑब्वियसली डिस्कस कर सकते हैं, बट इस वैक्सीन से असर दिख रहा है और इस वैक्सीन से कोई भी मेजर एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ द लॉन्ग टर्म। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द इंस्टेंट रिएक्शन जो 24-48 घंटे में आता है। आई एम नॉट रेफरिंग टू दैट। सो बाय एंड लार्ज द वैक्सीन इज वर्किंग, और क्योंकि इंटरनेशनली इसको चेक कर लिया गया है तो काफी बेहतर तरीके से इसे लगाया जाए, तो ट्रस्ट वाला इशू है नहीं इंडिया में बाय एंड लार्ज। ठीक है। दूसरा जो आपने चाइनीज वैक्सीन की बात कही, इंडिया में भी स्पुतनिक 5 जो आप रशियन वैक्सीन की बात कर रहे हैं और चाइना जो सिनोफार्म है, देखिए चाइनीज को तो हमने अलाउ ही नहीं किया है, और चाइनीज खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, चाइनीज वैक्सीन इंटरनेशनली ही एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। वो बहुत सारे कंट्रीज में भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लेकिन बहुत कोई एंथुसियाज्म है नहीं उसको लेके। स्पुतनिक 5 को जो रशियन है उसमें भी इंडियन कोलैबोरेशन है। डॉक्टर रेड्डीज जो इंडियन कंपनी है हैदराबाद में, और वो आज से नहीं पिछले साल से ही दोनों साथ में रिसर्च और ट्रायल्स कर रहे थे, तो उसको भी लेकिन अभी तक अप्रूवल इंडिया में मिली नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज बाय एंड लार्ज बीन प्रीटी स्ट्रिक्ट एंड वेरी केयरफुल कि किसको अप्रूवल दे रहे हैं। वो क्रेडिबिलिटी, देखिए एक बार वैक्सीन में क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आ जाए ना तो फिर हे वाया हो जाएगा। लगानी है कि नहीं लगानी है, लगानी है तो कौन सी लगानी है, फिर प्राइस वाले अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, असर कौन से कर रही है, कौन से असर नहीं कर रही है। तो फिर इस तरह से तो कॉन्फिडेंस जीता नहीं जा सकता किसी भी आवाम का, इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत देखने वाली बात होगी कि चाइनीज वैक्सीन को कम से कम वो अलाउ करें कि नहीं करें। एंड देयर आर बेटर ऑप्शंस। इंडिया तो चलिए अभी फिलहाल वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को, एक्सेप्ट द यूनाइटेड नेशन का जो या WHO का जो एक बॉडी है जिसके थ्रू इनडायरेक्टली पहुंचता होगा, दैट्स डिफरेंट केस। बट स्पुतनिक 5 वी डोंट नो मच, उसके बहुत सारे रिजल्ट मिले नहीं है डिस्पाइट पार्टनर बीइंग एन इंडियन कंपनी डॉक्टर रेड्डीज। तो अगर देखिए क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आ गया ना वैक्सीन को लेकर और कंफ्यूजन आ गया आवाम में, आई डोंट थिंक आप देखिए लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा हेवाया हो जाएगा ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और ये बिल्कुल आप देखना पड़ेगा, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बात को बहुत स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया और ये मिक्स हो गया, और ये देखिए आप खिचड़ी बननी शुरू हो जाएगी ना जब वैक्सीन में कि 3 महीना पहले ये लिया था, फिर उसके बाद ये नहीं काम कर रहा है, वो करे। फिर चाइनीज वैक्सीन के बाद में अच्छी वाली भी अगर आपको मिली, समझिए फाइजर भी मिली और इंडियन भी मिली, तो भी वो लगानी है नहीं लगानी, क्योंकि उसके अलग रिसर्च होंगे, उसके अलग साइड इफेक्ट्स होंगे। तो वो एक बहुत खिचड़ी बन जाएगी, इट्स गोना बी डेडली फॉर अ सोसाइटी एंड फॉर अ कंट्री। सो दैट इज समथिंग द गवर्नमेंट मस्ट थिंक। फ्री में मिल रही है, ठीक है, कहीं से गिफ्ट आ रहे होगा, कहीं से पैसे में आ रहे होंगे, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आप जब शुरुआत ही कर रहे हैं ना उस वैक्सीनेशन ड्राइव की, आप तभी सोचिए 3 महीने बाद की, 6 महीने बाद की, 1 साल बाद की, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग के साथ में चलिए। वरना ये फ्री में मिली, आओ लगाओ, ठोकना चालू करो, इंजेक्शन लगाओ, ये सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस होगा। अच्छा आशीष, एक चीज और भी है, आपने बिल्कुल ये बात की क्रेडिबिलिटी की और लोगों के भरोसे की। जब उनका ट्रस्ट टूट जाता है किसी चीज से, तो पोलियो का हमारे पास अभी इस वक्त राइट नाउ जब कंपेन होती है, बिलीव मी कि जिस तरह की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स हमारे पोलियो वर्कर्स के ऊपर थ्रू आउट पाकिस्तान, कराची क्या मतलब हमारे खैबर पुख्तनख्वा में बहुत ज्यादा हुए, बलूचिस्तान में उनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स हुए और उनकी बेचारों की मतलब डेथ्स हुई उस मतलब अटैक्स में। बहुत सारे हमारे पोलियो वर्कर जो हैं उनकी डेथ्स हुई इन चीजों में, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार एक जिसे कहते हैं ना माइंड में उनके एक आया हुआ है कि यार इसका कोई ताल्लुक जो है, क्योंकि दोनों साइड के लेफ्ट और राइट दोनों के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सारे, तो कहते हैं उसामा बिन लादेन को इससे ढूंढा गया था, तो अब जो है ना ये पाकिस्तान के खिलाफ और ये अवाम के खिलाफ एक कंट्रोवर्सी है। यकीन करें शीश यहाँ पे क्योंकि हम अक्सर शोज कर रहे होते हैं तो हम बाकायदा बड़ा क्लियर मैसेज देने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि लोगों को समझ आए कि भाई ऐसा नहीं है जो आप सोचते हो, आपके दिमाग में जो डाला गया ऐसा नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है इससे सिचुएशन। तो इसी तरह पोलियो तो हम भुगत रहे हैं पूरी दुनिया में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान उसको फेस करे, बाकी पूरी दुनिया से खत्म हो गया। मुझे ये डर है कि ये ना हो कि कोविड बाकी दुनिया से खत्म हो जाए और पाकिस्तान वाहिद रह जाए जिसमें वो भी इस कंट्रोवर्सीज की वजह से। एक चीज और नजर आ रही है, बंगाल में आप लोगों के यहाँ इलेक्शन चल रहा है, रैलीज और ये ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा हूं, हिंदुस्तानी चैनल्स के ऊपर भी देख रहा हूं, वहां पे क्या सिचुएशन बेहतर है कोविड के हवाले से? क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेन्स हमारे यहां भी लोग नहीं रुकते, जाते हैं जलसे जुलूस ये वो सब कुछ चल रहा होता है, तो क्या सिचुएशन है बंगाल में कि वहां पर ये सारी एक्टिविटीज चल रही है? देखिए ओवरऑल अगर आप इंडिया में देखिए 1 लाख बेसिकली कोविड पॉजिटिव केसेस पर डे, इट मींस कि ऑल ओवर इंडिया में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि
ये यूनिफॉर्म फिनोमिना नहीं है। जैसे कि इंडिया में अगर हम स्टेट और प्रोविंस की बात करें, और आपके व्यूअर्स अगर स्टेट वाइज जानते हो इंडिया को, तो महाराष्ट्र ही अकेले जो मुंबई जहाँ पर बेसिकली कैपिटल है, वहां पर 57 से 60,000 पर डे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आप देखिए इंडिया के 2.5 डजन स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो अगर एक ही स्टेट अगर 60,000 तक जा रहा है 1 लाख में से, जो दैट गिव्स यू एन इंडिकेशन कि सब स्टेट्स में और प्रोविंस में बुरे हाल नहीं है। सिमिलरली इन केरला में काफी ज्यादा नंबर्स हैं। दिल्ली में भी पॉपुलेशन और साइज के हिसाब से नंबर्स काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो बट जो मेन स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं जहां पर इलेक्शंस हैं, वहां पर बाय एंड लार्ज अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। शायद ऑरेंज अलर्ट वाला सिचुएशन है, लेकिन रेड अलर्ट वाला नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो वेस्ट बंगाल जो कि मेन फोकस में रहता है बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज रैली एंड फोकस की वेस्ट बंगाल लेना है इस बार। तो वेस्ट बंगाल में नंबर्स तो हैं ही, पर बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं हुए हैं। ऑरेंज अलर्ट हुआ है टाइप्स, पर रेड अलर्ट नहीं। इन द सेम वे महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं है जहाँ पे नंबर है। केरला में इलेक्शन है, पर वहां पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है बिकॉज बाय एंड लार्ज वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टीज वाला गढ़ रहा है वहां पे नेशनल का। सो थोड़ा सा मिसमैच है। जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहां पे वायरस नहीं जा रहा, जहाँ पर इलेक्शन नहीं है वहां पर वायरस है। और जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा नंबर है, अभी आपके शो रिकॉर्डिंग से आधे घंटे पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि नाइट कर्फ्यू लगेगा। दिल्ली में तो कोई इलेक्शन है नहीं। वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं है, पर वही है। सो इट्स अ लिटिल मिसमैच। केरला इज द ओनली स्टेट जहां पर इलेक्शंस भी हैं और नंबर्स भी हैं, कोविड नंबर भी है। ठीक ठीक। अच्छा आशीष, एक चीज ये है कि 1-2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में एक अटैक हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और उसमें जो अभी तक नंबर आ रहा है दैट इज 22 इंडियन फोर्सेस के लोग जो है उनकी डेथ्स हुई। क्या वहां पे, मतलब जो मेरे पास स्टोरी है तो वो कह रहे हैं कि ये कोई ग्रुप है माओ नवाज जो बागी हैं उनका ये ग्रुप है और ये इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं चाइना के साथ जब हिंदुस्तान का मसला हुआ था पिछले साल जून में, तो गालिबन ये सबसे बड़ा अटैक हुआ है अभी हिंदुस्तान फौज के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर। दैट्स करेक्ट। अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें और इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, तो ये चीज बहुत ही बड़ी है इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ अटैक। और ये आज की बात नहीं है, ये पैटर्न रहा है। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीम वायलेंट ग्रुप्स रहे हैं, उन्होंने इसको कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली सपोर्ट भी किया है। सो ये एक कोइंसिडेंस हुआ है बहुत बुरा वाला, बहुत अनफॉर्चुनेट, जिसमें नंबर्स इतने ज्यादा हाई हो गए हैं। 20+ ऑफ द सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, but it is more of a tactical and the operational failure or the partial failure I could say। क्योंकि देखिए ये इस तरह की चीजें होते रहती है। बहुत सारे नक्सल्स भी मारे जाते हैं इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। पर मैं आपके व्यूअर्स को, इंडिया में तो बाय एंड लार्ज पता ही है, पर मैं पाकिस्तान में बता दूं कि ये मिलिट्री नहीं है। जो इंडियन मिलिट्री यूज नहीं होती है इंडियन सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट। सो ये बहुत ही क्लैरिटी है। पैरामिलिट्री जो विच इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, CAPF जिसे कहते हैं। सो पैरामिलिट्री के ऊपर अटैक हो गया है और इस पर 20 से ज्यादा हमारे जवान मारे गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट इसे इजीली जाने देगी। देखिए इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन होगा, और ये रिटेलिएशन उन एक्सट्रीम वायलेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट होगा जो जिन्होंने इसको अंजाम दिया है। लेकिन रिसेंट पास्ट में इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ था, पर एट द सेम टाइम ये एक पैटर्न सा रहा है, ऑन एंड ऑफ, कम ज्यादा। कभी इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस ने नक्सल ग्रुप्स को अरेस्ट किए, उनके एनकाउंटर में उनको मारा, कभी इस तरह के ऑपरेशनल बड़े फेलियर्स हो गए तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का नंबर ज्यादा हो गया। सो इट्स अ टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल इशू, but at the same time numbers speak for themselves। 20+ of the central armed police forces jawans being killed is certainly not a small number। So Home Minister Amit Shah election छोड़ के तुरंत गए वहां पर, जवानों से बात की, वहां पे लीडरशिप पे पूरा रिव्यू किया, आगे क्या प्लान है वो सब देखा। So but it's obviously one of the sad part as far as the internal security is concerned, but again it's not military, it's the central armed police force। ओके, इट्स फाइन, ठीक है, बिल्कुल ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो ग्रुप्स हैं इस तरह के जो अटैक्स कर रहे हैं,
क्या ये मतलब क्या किस किस्म के ग्रुप है? जिस तरह श्रीलंका में एक मतलब होते थे और हुकूमत के साथ उनका झगड़ा चल रहा था, उस तरह के ग्रुप्स हैं, या कोई जिससे कहते हैं कि कोई माफिया होता है, ड्रग्स माफिया होता है, या इस तरह के कोई लोग होते? कौन लोग हैं ये इस तरह के अटैक्स कर? सिंपली इन्हें नक्सल्स कहा जाता है। बेसिकली द नक्सलाइट्स दे बेसिकली लिव इन द जंगल एरियाज, और ये इंडिया के बहुत स्पेसिफिक पोर्शंस में अब रह गए हैं। पहले बहुत ज्यादा था, एक 15 20 25 30 साल पहले बहुत ज्यादा इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में स्प्रेड था। अब ये बहुत ज्यादा स्टेट्स में स्प्रेड है नहीं। बहुत लिमिटेड स्टेट्स में, और लिमिटेड स्टेट्स में भी बहुत लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट वाइज अब ये हो गया है। लेकिन वहां पे इन्हें हराना और कंट्रोल करना मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज दे डू मोर ऑफ अ गुरिल्ला वॉर फाइटिंग, और क्योंकि डेंस जंगल एरिया होता है, सो उस तरह से वो ऑपरेट करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये लेफ्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, एक्सट्रीम वायलेंट लेफ्ट आइडियोलॉजी टू बी स्पेसिफिक एंड बी पॉलिटिकली करेक्ट एज वेल, क्योंकि लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली तो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं यहाँ पे उनकी स्टेट, पर एक्सट्रीम वायलेंट लेफ्ट आइडियोलॉजी रखते हैं। तो इसलिए इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। दे बेसिकली उनको जिस एरियाज में डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाई होती है, तो वहां पर वो थ्राइव करते हैं। और उनके जो इकोनॉमिक पैटर्न है, आप देखिए, जो जंगल्स होते हैं, यहाँ तंबाकू की फैक्ट्रीज होती है, टोबैको फैक्ट्रीज होती है, या फिर बेसिकली जंगल्स की और डेंस फॉरेस्ट एरियाज की एक अपनी अलग इकोनॉमी होती है। उस इकोनॉमी पे वो वसूली करना, उस पे पैसे बढ़ाना, और जब पैसे बन जाते हैं तो फिर आप सब कुछ, मतलब AK-47 से रॉकेट लॉन्चर्स तो मिल ही जाते हैं इंडिया वर्ल्ड के किसी भी कोने में। सो ये वाली बात होती है। तो ये कभी कभार वो थोड़े से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है जब ये नंबर हाईलाइट हो जाता है। बट यस, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल इश्यूज। इनफैक्ट इफ आई कैन कोट, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह इन द यूपीए, इन द कांग्रेस समय के, उन्होंने ये कहा था कि नक्सलिज्म इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बट ऑब्वियसली ये एक आध दिन में जाता नहीं है। ये जैसे कश्मीर में कोई डिसीजन लिया गया, 370 कर दिया गया, और एक साल बाद देखिए अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी रिकॉग्नाइज कर रही है कि सिचुएशन काफी बेहतर हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। ये एक आध 6 महीने और एक आध साल वाली चीज नहीं है। देखिए उस सारे एरियाज में आपको एजुकेशन, लिटरेसी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बेसिकली उनको फुल्ली मेन स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। वो पार्शियली अभी है। सम पीपल ऑब्वियसली चूज, जब वेपन उठा लेते हैं तो ऑब्वियसली दे गो अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड द स्टेट, तो ऑब्वियसली स्टेट को एक्शन लेना होता है। पर एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियंस के अगेंस्ट, नक्सलाइट्स के अगेंस्ट आप मिलिट्री नहीं यूज करते हैं, और इसीलिए ये थोड़ा सा ज्यादा उनको कभी कभार एडवांटेज मिल जाता है। क्योंकि देखिए ऑल सर एंड डन, मिलिट्री और पैरामिलिट्री में बहुत फर्क होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ वेपन। तो इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो लॉन्ग टर्म ही होंगे, वो किसी, लेट मी टेल यू, किसी एक गवर्नमेंट के टेन्योर की बस बात नहीं है। ये अच्छा, एक जो ठीक है, ये ट्राइब्स है। और दूसरी चीज मुझे ये पूछनी थी कि छत्तीसगढ़ जो एरिया है, ये किस कंट्री के करीब लगता है? मतलब अगर बॉर्डर के आसपास है, लेट सपोज, तो मुझे क्योंकि आइडिया नहीं है इस जगह का। नहीं, ये किसी फॉरेन कंट्री के बॉर्डर के साथ में नहीं है। ये बेसिकली सेंट्रल इंडिया के आसपास में होता है। और इट्स नॉट जस्ट छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं है। मैं आपको जैसे बता था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज है। मैं भी खुद वहां पर जा चुका हूँ। मैं तो एक आध बार फंस गया था वहां पर शाम को। सो इट्स वेरी डेडली सिचुएशन। देयर आर कपल ऑफ रेड टेरर डिस्ट्रिक्ट्स जिसे कहते हैं, दंतेवाड़ा, बस्तर, ये जो स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पर ज्यादा रह गया है। सो इट्स बाय एंड लार्ज सेंटर इंडिया, यू कैन से। पहले लेकिन बहुत ज्यादा स्प्रेड था ये फका, अब नहीं है। पहले 20-25 साल पहले बहुत ज्यादा स्प्रेड था ये, बहुत सारे स्टेट्स में था, थोड़ा सदर्न साइड में भी काफी कुछ था। लेकिन अब वो ज्यादा रहा नहीं है। तो कोई फॉरेन कंट्री वाला नहीं है। लेकिन इन्हें देखिए फाइनेंशियल और पॉलिटिकल ये सपोर्ट्स तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलते हैं, और इसीलिए ये थ्राइव कर पाते हैं, इसीलिए वो कर पाते हैं, बढ़ पाते हैं। और बाय एंड लार्ज क्योंकि बहुत दिनों से कोई बड़ा अटैक इस तरह से हुआ नहीं था, तो इंडियन गवर्नमेंट का जो फोकस या फिर पैरामिलिट्री का, वो भी थोड़ा सा शायद डाइल्यूट हो गया होगा उस तरफ। पर अभी वापस वो सेंटर में आ गए, नोटिस में आ गए, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।
पर ये इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग। और जैसे मैंने कहा कि किसी एक गवर्नमेंट के बस की बात है नहीं है, ये आपको कम से कम 2 टेन्योर, मिनिमम 2 टेन्योर, मतलब 10 साल लगेंगे। मैं उन एरियाज में बहुत अंदर तक रिपोर्टिंग कर चुका हूँ जाके। यहाँ पे आपको बहुत सी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑल फ्रंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा। तो वो, और जरूरी नहीं है कि ट्राइब्स हो, जनरल इंप्रेशन वाइज फकार यू आर राइट, बाय एंड लार्ज वो आदिवासी जिसे कहते हैं ट्राइब्स होते हैं। पर एट द सेम टाइम इन्हें, जैसे मैंने कहा कि अभी इंडिया में आजकल पिछले 4-5 सालों से एक वर्ड आपने सुना होगा, अर्बन नक्सल। बेसिकली जो शहरों में रहते हैं, शहरों में तो अभी आदिवासी और ट्राइब्स नहीं रहते हैं, लेकिन शहर में बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हैं जो कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। और इस तरह की एक्टिविटी देखिए, विदाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, विदाउट इकोनॉमिक सपोर्ट हो नहीं सकती इतने लंबे समय तक सस्टेन करके। और क्योंकि ये वो आइडियोलॉजी है जिसका रिफाइंड वर्जन्स लेफ्ट पार्टीज के वो इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स में भी है। इनफैक्ट पहले जो यूपीए की गवर्नमेंट थी कांग्रेस वाली 6 साल 7 साल पहले, उसमें तो वो सेंटर में पार्ट थे, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलायंस में थे। पर ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल जो है वो वायलेंट और एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन ये जो ग्रुप है काफी कुछ उनसे डिराइव करते हैं। सो इट्स लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम व्हिच विल हैव टू बी सॉल्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा आशीष, एक आखिरी सवाल है। मैं बहुत सारे इंडियन दोस्तों से ये सवाल आजकल कर रहा हूँ और है भी खैर अहम। इमरान खान साहब के यू टर्न के हवाले से क्या देख रहे हैं? जो लेटर लिखा गया, मोदी जी ने लेटर पहले लिखा, उनको मुबारकबाद दी, उनको पाकिस्तान डे 23 मार्च के हवाले से, फिर उन्होंने उनको जवाब दिया गालिबन 28 या 29 मार्च को। फिर उसके बाद ये बात हुई कि यार हम अब कोई आपस में ट्रेड वगैरह करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आजकल शुगर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। 120 रुपीज़ पर केजी जो है शुगर मार्केट में अवेलेबल है। इस तरह जो हमारी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, तो उनको कॉटन बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कॉटन की फसल पिछले 2-3-4 सालों से हमारा जो है वो डिक्लाइनिंग में है। तो ये चीज़ और इसके ऊपर फिर इस तरह का वो करना कि यार इसको जोड़ देना कश्मीर इशू के साथ, एज ए जर्नलिस्ट आप या एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया क्या नजर आ रहा है आपको? किस तरीके से देखते हो? हम तो मतलब हमारे लिए तो एक जिसे कहते हैं कि लाइटर मूड में मजाक भी हमें लगता है, लेकिन एक सीरियस इशू भी है। एक लाइन में अगर बोलूं तो दिस रिफ्लेक्ट्स द बेसिकली द डर्थ ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी इन द करंट पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। पहली बात तो इस तरह से चीजें कनेक्ट नहीं की जाती हैं, और स्पेसिफिकली जब बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन और बहुत सारे एस्पेक्ट से जुड़ी हुई हो, तो ये इमेच्योरिटी है। और इसीलिए इस इमेच्योरिटी का देखिए एम्बैरेसमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, आम लोगों को भी आई एम श्योर होता होगा, जब आप कुछ बोल दें और फिर कुछ डिसीजन ले, फिर तुरंत ही आप ही कोई यूटर्न ले ले, और आपने स्टेप भी ले लिया, आपने कदम पीछे भी ले लिया, और इंडियन गवर्नमेंट से कोई रिएक्शन भी नहीं आया। सोचिए मतलब कितना इररिलेवेंट प्रूव हो रहे हैं द करंट पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट के रिएक्शन का तो वेट कर लिए होते, तो एक थोड़ा रेलेवेंस आ जाता कि यू टर्न मारने से पहले आप कदम आगे बढ़ाए, पीछे भी ले लिए, सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसने कुछ बोला ही नहीं। ये पता ही नहीं चला, मैच्योरिटी का डर्थ दिखाई देता है। ये दिस आल्सो रिफ्लेक्ट्स, फकार मैं भी इस बारे में सोच रहा था और बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों से बात कर रहा था, बोथ इन गवर्नमेंट एंड मीडिया फ्रेटर्निटी। ये इससे रिफ्लेक्ट होता है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है, स्ट्रॉन्ग विजन भी नहीं है। एट द सेम टाइम ये पार्शियली ये भी प्रूव करता है प्रकार कि जो इंडिया में हमेशा बात होती है ना कि पाकिस्तान में पावर सेंटर्स अलग अलग है, कहीं और है, तो ये वाली चीज होती है कि इनको लगा आपके प्राइम मिनिस्टर को कर लेना चाहिए, और फिर अगले दिन लगा नहीं कर सकते, मतलब। और जो भी तब जब आप ही के पास कॉमर्स मिनिस्ट्री, मतलब आप ही का इंडिविजुअल मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है, आप ही डिसाइड कर रहे हैं, आप ही कैबिनेट में से पास नहीं करवा पा रहे, मतलब आई मीन क्या ही बोलूं, मतलब ये बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए। लेकिन आई सजेस्ट वी नीड टू लुक बियॉन्ड दिस। ये खाली कॉटन और शुगर वाली बात नहीं है, आप इसे देखिए और समझिए कि ऐसे कितने डिसीजंस होंगे प्रकार, आप सोचिए, और आपके व्यूअर्स को भी मैं चाहूंगा कि सोचे कितने ऐसे डिसीजंस होंगे जो पॉलिटिकली बंद कमरों में लिए जाते होंगे और उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। कोई तो है, कहीं तो सेकंड पावर है, बिल्कुल, जो डोमिनेटिंग पावर है, जो मेन पावर है, और मेन पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज नॉट द मेन पावर सेंटर। सो आप ऐसे सोचिए कितने ऐसे डिसीजंस होंगे,
मिलिट्री डिसीजंस, इकोनॉमी डिसीजंस, चाइना रिलेटेड बिल्कुल। डिसीजंस, यूएस रिलेटेड डिसीजंस, जो आपकी कंट्री के लिए बेटर है, आपके आवाम के लिए बेटर है, लोग मर बिल्कुल। जाएं, वो भूखमरी से मर जाए, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और ले पा रहे हैं तो कर नहीं पा रहे हैं. That's a हम्म। very long-term issue that every Pakistani citizen must think about. बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जो मतलब कल कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि वही चीज हिंदुस्तान से पहले दुबई जाती है, वहां पे उसको वहीं के या जो भी लोग मतलब उसको सेल आउट करते हैं मार्केट में, और पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है उसको वहां से खरीदते हैं दोबारा। यानी एक चीज के ऊपर ये एक बाल पॉइंट जो है, ये अगर लेट सपोज हिंदुस्तान में 2 रुपए का है, पाकिस्तान को चले अगर वाघा बॉर्डर से आएगा तो 3 का हो जाएगा, पाकिस्तानी मार्केट में 4 रुपए में आराम से मिल जाएगा, 1 रुपए का प्रॉफिट रख के। लेकिन जब ये पहले दुबई जाएगा, दुबई ने अपने टैक्सेस वैक्सेस या जो भी करना है वो करके, और उसके बाद ये वापस कराची पोर्ट पे आएगा, और फिर कराची से मुझे इस्लामाबाद या पेशावर में मिलेगा, तो इसकी 2 रुपए की प्राइस 10 रुपए तो आराम से पहुंच जाएगी। वही चीज हम दोबारा खरीद रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली खरीद रहे हैं, डायरेक्ट हम नहीं खरीद रहे। दो इश्यूज हैं, बहुत क्विकली कहूंगा फकार। पहला तो इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो आवाम को समझना होगा। वो पाकिस्तानी मिलिट्री और गवर्नमेंट ने समझ लिया है, लेकिन आवाम को समझना होगा, और आवाम को इसलिए समझना होगा क्योंकि असर अल्टीमेटली तो आवाम पर ही हो रहा है। देखिए, जनरल्स एडमिरल्स उनको छोड़ दीजिए, उनके बच्चे बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं, उसमें मैं बात नहीं करना चाहूंगा। आई एम श्योर बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और मीडिया को पता है, सब लंदन न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, और अगर लोअर कैटेगरी में भी आते हैं तो भी दुबई से नीचे नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पिज्जा बेचने से लेके रियल एस्टेट तक सब कर रहे हैं, ठीक है। मैं उसमें नहीं जाना। आवाम जब तक प्रेशर नहीं बनाएगी गवर्नमेंट पे कि बॉस अगर एक चीज इंडिया बोल रहा है कि टेररिज्म बंद कीजिए, आप उसको कंप्लीटली, और इंडिया छोड़िए, अब तो इंटरनेशनल बॉडीज कह रही है ना, ये इंडिया का वरी नहीं है अकेले, ये तो वर्ल्ड का वरी है। एफएटीएफ ने इसलिए ग्रे लिस्ट में रखा है ना, आप कितनी बार एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, तो ये वर्ल्ड की वरी है, ये दुनिया को चिंता है कि पाकिस्तान बहुत टेररिज्म कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, और ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुका है। अवाम जब तक नहीं मीडिया के थ्रू या फिर पॉलिटिकली डायरेक्टली या ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, जब तक गवर्नमेंट को ये नहीं रियलाइज कराएगी कि बॉस आप गलत कर रहे हैं, आप इंटरनेशनली कोई चीज हम इतनी बदनामी हो रही है। आई एम श्योर अगर आप बहुत सारे पाकिस्तानी को आज पासपोर्ट जो है आपकी वैल्यू काफी ज्यादा कम हो गई है जो 5 साल 10 साल पहले होगी उसके कंपैरिजन में, तो ये आवाम को फील हो रहा है। ये शुगर जो नहीं मिल रही है, महंगी हो रही है, ये आवाम को फील हो रहा है। कॉटन नहीं मिल रहा है, ये आवाम को फील हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। दूध और पेट्रोल तो ऑलरेडी इश्यूज रहे ही हैं। तो आप ये आवाम जब तक नहीं, ये गवर्नमेंट को फील होना चाहिए, ये जनरल्स एंड एडमिरल्स को फील होना चाहिए, ये डिप्लोमेट्स को फील होना चाहिए, और यहाँ पे पब्लिक बढ़ जाएगी। ये जब तक नहीं होगा ना, तब तक ये चलता रहेगा। देखिए, ये चलता रहेगा, और जब तक गवर्नमेंट को नहीं पावर फील होते, जैसे कि पाकिस्तान में और बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है कि एक इंप्रेशन बनाया जाता है कि मोदी फासिस्ट है, नार्सिसिस्ट है, ऐसा है वैसा है। मैं आपको बताऊं, डर है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। जो बोलना है बोलिए कि वो मोदी ऐसा है, अमित शाह वैसा है, ये गवर्नमेंट है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी है। आज कितना भी बड़ा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन देखिए धूप में भटक रहे हैं ना, कोरोना वायरस के बीच में उनका भी 2 वैक्सीनेशन पूरा हुआ नहीं है, रैलियों पे रैली किए जा रहे हैं, 3-3 4-4 दिन में 10-10 रैली किए जा रही है। मींस यू हैव अकाउंटेबिलिटी, ये ऑल दोस थिंग्स। एंड इससे पहले भी जितने भी आप देखिए बाकी जो गवर्नमेंट्स रही हैं, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, और मल्टीपल लेयर्स है, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, ब्यूरोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू, मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल। सेंटर में आप पावर में आ गए तो भी स्टेट्स के ऊपर नहीं चलता, स्टेट्स की अपनी अलग गवर्नमेंट है, अलग सिस्टम्स है वहां पर, क्योंकि बेसिकली द बॉटम लाइन इज लोगों की तरफ अकाउंटेबिलिटी है, लोगों का डर है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो। पाकिस्तान में इनमें से सब कुछ मुझे एब्सेंट लगता है, क्योंकि पावर सेंटर कहीं और है, तो आप वोट करने जा रहे हैं लेकिन चला तो कोई और रहा है, गवर्नमेंट और देश। तो ये आवाम को सोचना होगा और आवाम को ही प्रेशर बनाना होगा, वरना इस तरह से प्रॉब्लम देखिए, आईएमएफ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एफएटीएफ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इकोनॉमी के प्रॉब्लम है, आपके वैक्सीन प्रॉब्लम है। आई डोंट नो व्हिच वे, डिजास्टर्स वे आई वुड से पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स। बिल्कुल आशीष, आपने एक बात की कि फ़र्क पड़ना चाहिए किसी जर्नल को या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, तो मेरे ख्याल में वो फ़र्क तो इसलिए नहीं पड़ता कि जब आपको ये पता है कि अगर ये एक रोटी
10 रुपए की बजाय ये $10 की भी हो जाए तो आप परचेस कर सकते हैं। तो आपको फर्क तो तब पड़ेगा कि आपको पता है कि अगर ये 10 रुपए की रोटी 15 रुपए की मिलेगी मुझे या 20 रुपए की मिलेगी तो मैं नहीं खरीद सकूंगा, तो फिर आप एक्शन लोगे। और अगर ये चीनी जो 53 रुपए पर केजी छोड़ के गए थे मियां नवाज शरीफ साहब, अभी 120 में, डबल से भी ज्यादा, तो उनको तो नहीं फर्क पड़ रहा, उनको तो मतलब मजे आए हुए। बिजली का रेट जो 8 रुपए पर यूनिट था, आज हम 25 रुपीज पर यूनिट खरीद रहे हैं, मतलब आम लोग मेरे समेत हम लोग उसको परचेस कर रहे हैं। तो फर्क तो हमें पड़ता है कि अगर पहले हम 1 लाख रुपए में गुजारा करते थे या अपना सिस्टम चलाते थे, तो आज वो उसमें नहीं हो रहा। आपको अपनी इनकम बढ़ानी है या जो भी करना है वो आपका मसला है, हुकूमत का ये मसला ही नहीं है, उनकी मतलब ये प्रायोरिटीज ही नहीं है। इमरान खान साहब सुबह बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर किसी फंक्शन वंक्शन में जाते हैं, वहां तकरीर करते हैं, बुरा भला कहते हैं अपोजिशन को, और उसके बाद वहां से चले जाते हैं अपने घर। तो फर्क तो उनको नहीं पड़ता। जिस दिन ये फर्क पड़ा तो मेरे ख्याल पाकिस्तान की बहुत सारी चीजों को फर्क पड़ेगा, अवाम की जिंदगी में फर्क आएगा और बेहतर फर्क आएगा, और उसका हम इंतजार करें। मीडिया के लोग, आशीष मैं आपको बता दूं, बड़े मुश्किल हालात में भी, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन मोस्टली लोग इश्यूज उठाते हैं, और बाद औकात ऐसे इश्यूज भी उठाते हैं कि आपको पता है कि बड़े सारे मसाइल झेलने पड़ते हैं उन लोगों को, उनकी जॉब्स चली जाती हैं, मीडिया हाउस इसको कहा जाता है कि यार इस फलां बंदे को आप निकाल दो। तो यहां तक लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगे हुए हैं। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच आशीष फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।